हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ माही सर के चैनल पर। हम इस चैनल पर पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, यानी जो 7 क्लास की जो पॉलिटी है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो 6 क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी है उसका अध्ययन कर लिया है। हमने 7 क्लास की जो पॉलिटी एनसीईआरटी है उसकी स्टार्टिंग की थी। हमने जो फर्स्ट चैप्टर 7 क्लास का पढ़ा था वो था हमारा इक्वलिटी, यानी समानता जो है उसका अध्ययन हमने कर लिया था। आज जो चैप्टर है वो चैप्टर 2 है और सेकेंड जो चैप्टर है वो है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका, कि स्वास्थ्य में जो है वो सरकार की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आज हम जो है वो अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले हम किन किन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे इस अध्याय में। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है, यानी स्वास्थ्य के बारे में हम जानेंगे कि स्वास्थ्य आखिरकार होता क्या है। इसके बाद में हम जानेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार की हैं, कैसी हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या है, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या होती है, किस प्रकार से वो चलती हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता की। स्वास्थ्य सेवा और समानता की हम बात करेंगे कि क्या स्वास्थ्य सेवाओं में समानता है। इसके बाद में हम बात करेंगे कि क्या किया जा सकता है, यानी इन स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने में और क्या क्या किया जा सकता है, बेहतर बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इन पर हम चर्चा करेंगे। इसमें मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा, एक तो केरल का और एक जो देश है कोस्टारिका, इसका। इन दोनों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य में सरकार की जो है भूमिका क्या रहती है। अब देखो, हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यानी लोकतांत्रिक जो सरकार है उससे लोगों की अपेक्षा ये रहती है कि जो सरकार है वो उनके लोक कल्याण के लिए कार्य करे, यानी उनके कल्याण के लिए जो है वो कार्य करे। कल्याण के लिए क्या क्या कार्य हो सकते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, अच्छा घर मिले, अच्छी सड़कें हों, उन्हें पर्याप्त भोजन मिले, उन्हें बिजली है वो उपलब्ध करवाई जाए। यानी ये जो सारे के सारे काम हैं उनकी अपेक्षा लोगों को सरकार से रहती है, यानी सरकार से ये जो अपेक्षा है वो लोग रखते हैं। ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें हम स्वास्थ्य का अर्थ जानेंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य का अर्थ होता क्या है और स्वास्थ्य में जो समस्या आती हैं उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि स्वास्थ्य आखिरकार होता क्या है। पहला जो पॉइंट है हमारा, स्वास्थ्य क्या है। स्वास्थ्य क्या है? अब स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। मैं आपसे पूछूं कि स्वास्थ्य क्या है तो आप ये कहोगे कि सर जो या तो हम बीमार नहीं हैं या फिर हम किसी चोट से मुक्त हैं तो मतलब हमारा स्वास्थ्य है वो ठीक है, यानी हमारा बीमारियों से मुक्त होना और चोट से मुक्त होना ही स्वास्थ्य कहलाता है। ये लिख सकते हैं हम कि हमारा बीमारियों और चोट से मुक्त रहना हमारा बीमारियों और चोट से मुक्त रहना ही जो है वो क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यह आप एक अर्थ में समझ सकते हैं, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में जितनी भी जो हम क्रिया करते हैं उन सभी क्रियाओं का जो प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि
ये तो एक मेन कारण हो गया कि अगर हम बीमारियों से मुक्त हैं या फिर हम चोट से मुक्त हैं तो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा है। लेकिन इसके अलावा अन्य कई कारण हैं जो स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव डालते हैं। कौन कौन से वो कारण हो सकते हैं? तो वो कारण ये हैं कि अगर लोगों को स्वच्छ जल मिले, स्वच्छ पानी मिले पीने के लिए, उन्हें प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। यानी अगर पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, ठीक है, घुटन भरी जिंदगी ना हो, ठीक है, पर्याप्त भोजन मिले, तो उनका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। इनके अलावा अगर हम बात करें कि अगर लोगों को पर्याप्त भोजन ना मिले, अगर उन्हें घुटन भरी स्थिति में रहना पड़े, तो उनकी बीमार पड़ने की जो संभावना है वो अधिक बढ़ जाती है। यानी अगर लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिले, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, पर्याप्त भोजन मिले, अच्छी रहने की सुविधा मिले, तो उनका स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर वहीं हम बात करें कि अगर लोगों को पर्याप्त भोजन ना मिले, घुटन भरी स्थिति में रहना पड़े, अस्वच्छ जल पानी पीने को मिले, तो इस स्थिति में लोगों का जो जीवन है वो स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होगा। यानी ये जो सारे कारण हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हम सब लोग जो हैं वो हर एक काम को, यानी जो भी काम हम करते हैं उस काम को हम एकदम चुस्ती से व ऊंचे मनोबल के साथ चुस्ती एवं ऊंचे मनोबल के साथ करना चाहते हैं, जो भी हम कार्य करते हैं उसे। लेकिन अगर आप सुस्त हैं, आप चिंताग्रस्त हैं, आप डरे सहमे हैं, तो आप जो है वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर हम चुस्ती और अच्छे मनोबल के साथ कार्य करना चाहते हैं तो हमें हमेशा तनाव मुक्त, चिंता रहित, और हमेशा खुश रहना चाहिए। ये जो सभी पहलू हैं वो हमारे स्वास्थ्य पर डायरेक्ट प्रभाव जो हैं वो डालते हैं। यानी ये जो सभी मैंने बताया आपको, ये सभी प्रभाव जो है वो हमारे स्वास्थ्य के एक प्रकार से हिस्से हैं। इसके बाद में हम बात करें कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, या भारत में स्वास्थ्य सेवाएं, भारत में स्वास्थ्य सेवाएं देखो, भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हम समझेंगे एक सारणी के माध्यम से कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमें बीमारियों के उपचार के लिए एवं उनके बचाव के लिए, यानी उनके इलाज के लिए और बचाव के लिए हमें किन किन चीज़ों की जो है आवश्यकता होती है। तो हमें उपचार एवं बचाव के लिए, यानी बीमारियों के उपचार के लिए एवं बचाव के लिए किन किन चीज़ों की जो है वो आवश्यकता होती है। तो हमें आवश्यकता होती है अच्छे स्वास्थ्य
केंद्रों की, यानी स्वास्थ्य केंद्र चाहिए, अस्पताल, एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस होनी चाहिए, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, परीक्षणों के लिए हमें प्रयोगशालाएं चाहिए। इसके अलावा हमें स्वास्थ्य सेवकों की आवश्यकता होती है, और नर्सों की, अच्छे डॉक्टरों की, यानी योग्य जो डॉक्टर हैं उनकी आवश्यकता होती है। कुछ विशेषज्ञ चाहिए, जो परामर्श दे सके, रोगों के बारे में हमें जानकारी दे सके कि आपको क्या बीमारी है, रोगों की जानकारी दे सके। इसके अलावा इन सब के, यानी ये तो चाहिए, इसके अलावा मरीज का इलाज करने के लिए दवाइयाँ और अन्य उपकरण, इनकी भी आवश्यकता होगी। यानी ये जो सारी चीज़ें हैं वो हमें बीमार पड़ने पर या बीमारियों का उपचार करने के लिए इन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अच्छे स्वास्थ्य केंद्र हमें चाहिए, अस्पताल चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए, परीक्षणों के लिए लैब चाहिए, और इन सब को चलाने के लिए एक अच्छी स्वास्थ्य टीम की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वास्थ्य सेवक होते हैं, नर्स होती हैं, योग्य डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं जो हमें परामर्श देते हैं, यानी रोगों के बारे में बताते हैं कि आपको ये रोग है, इस प्रकार से इसका इलाज होगा। और इनके अलावा मरीज के इलाज के लिए हमें दवाइयों की आवश्यकता होती है और अन्य उपकरणों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में हम बात करें कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो किस प्रकार से हैं, तो हम एक डायग्राम से समझेंगे कि भारत में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कैसी हैं। तो देखो, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने लिखता हूं। इधर हम बात करें कि सबसे पहले कि भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज वाला देश है, यानी सबसे ज़्यादा अगर चिकित्सा महाविद्यालय कहीं पर हैं तो वो भारत में है। यानी भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय हैं। भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय यानी मेडिकल कॉलेज अगर देखें तो सबसे ज़्यादा विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर मेडिकल कॉलेज हैं तो भारत में है। इसके बाद में भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। भारत में एक वर्ष में 30,000 से अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। यानी भारत में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हैं वो तैयार किए जाते हैं। लगभग एक वर्ष में 30,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर हैं वो तैयार होते हैं। इसके बाद में भारत जो है, भारत में चिकित्सा पर्यटक आते हैं।
भारत में सबसे ज़्यादा चिकित्सा पर्यटक हैं वो आते हैं। चिकित्सा पर्यटक होते क्या हैं? तो चिकित्सा पर्यटक जो हैं वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अपने देश से किसी दूसरे देश में, यानी अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए वो अपने देश से किसी दूसरे देश में चले जाते हैं, उन्हें हम चिकित्सा पर्यटक कहते हैं। और भारत में जो हैं वो बहुत बड़ी संख्या में विदेशों से लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, तो चिकित्सा पर्यटक हैं वो भी काफ़ी आते हैं। हम बात करें कि भारत जो है इसमें पिछले वर्षों में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें काफ़ी वृद्धि हुई है, और उन्हीं स्वास्थ्य सुविधाओं में हम बात करें कि भारत में 1950 में केवल 2717 अस्पताल थे। 1950 में केवल 2717 अस्पताल थे, और यह संख्या 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। यानी भारत में जो है वो अस्पताल भी काफ़ी हैं, ये अस्पतालों के लिए है। अस्पताल यानी भारत में जो अस्पताल हैं वो 1950 में 2717 थे, और यही जो संख्या है वो 2017 में बढ़कर 23,583 हो गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत जो है वो दवाइयाँ निर्मित करने में तीसरा बड़ा देश है। यानी भारत जो है वो दवाइयाँ निर्मित करने में तीसरा बड़ा देश है। भारत जो है वो निर्यात करता है, यानी एक्सपोर्ट करता है। निर्यात, दवाइयों का निर्यात करता है। अगर हम दूसरे कॉलम की बात करें तो इसमें मैं आपको कुछ नेगेटिव डेटा देने वाला हूँ। ये हम बात कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव फैक्ट्स थे जो मैंने बताए। अब हम कुछ बात करेंगे नेगेटिव फैक्ट्स की, कि भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं, भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरों में रहते हैं। भारत के जो अधिकांश डॉक्टर हैं वो शहरों में रहते हैं। इसी वजह से ग्रामीण लोगों को उन तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी होती है। यानी ग्रामीण लोग जो हैं वो डायरेक्ट उन डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाते हैं। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या ज़्यादा है, वह डॉक्टर कम। इसके अलावा हम बात करें कि आज़ादी के बाद से ही भारत में प्रति वर्ष करीब 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। यानी करीब 5 लाख लोग जो हैं वो
प्रत्येक वर्ष टीबी से मर जाते हैं। इसी में एक डेटा और है कि आज़ादी के बाद से ही भारत में लगभग प्रति वर्ष मलेरिया के 20 लाख मामले सामने आते हैं। प्रति वर्ष मलेरिया के 20 लाख मामले आते हैं और इस संख्या में आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि भारत में लगभग 21% जो बीमारियां हैं वो जल जनित हैं। जल से होती हैं। कौन कौन सी? जैसे अगर मैं बात करूं कि हैजा, पेट के कीड़े, हेपेटाइटिस, ऐसी जो बीमारियां हैं वो 21% जो बीमारियां हैं वो किससे होती हैं? जल से होती हैं। इन्हें संचारीय बीमारियां कहते हैं। संचारीय बीमारियां जो होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, यानी कम्युनिकेबल डिजीज जिनको कहते हैं हम। 21% जो बीमारियां हैं वो जल से होती हैं, यानी जल जनित बीमारियां जो हैं वो हैं। भारत में जो टोटल बच्चे हैं, भारत में टोटल जो बच्चे हैं उनमें आधे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। जिस कारण वो अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। यानी ये जो डेटा है वो भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को दर्शाता है और उसकी कमियों को दर्शाता है। कि एक तरफ का अगर हम कॉलम देखें, ये पॉजिटिव फैक्ट्स अगर हम देखें तो पॉजिटिव फैक्ट्स कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे ज़्यादा चिकित्सा महाविद्यालय वाला देश है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज पाए जाते हैं। यानी हमारे पास अनुभव की कोई कमी नहीं है, ज्ञान की कोई कमी नहीं है। भारत एक वर्ष में लगभग 30,000 से अधिक डॉक्टर तैयार करता है, यानी भारत में एक वर्ष में लगभग 30,000 से ज़्यादा डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। भारत में चिकित्सा पर्यटक आते हैं, यानी भारत में जो विदेशी हैं वो अपना इलाज कराने आते हैं यहाँ पर, और ऐसे अस्पतालों को चुनते हैं यहाँ पर आकर जहाँ उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें। तो भारत में विश्व स्तरीय सुविधाएं तो हैं, इसीलिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। चिकित्सा पर्यटक मैंने बताया कि जो लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए किसी दूसरे देश में जाते हैं वही चिकित्सा पर्यटक होते हैं। भारत में 1950 में अगर हम अस्पतालों की संख्या की बात करें तो 1950 में केवल 2717 हॉस्पिटल थे। लेकिन अगर हम 2017 के डेटा की बात करें जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, उसने बता रखा है कि अब भारत में 23,583 अस्पताल हैं, तो अस्पतालों में भी कमी नहीं है। इधर बात करें कि भारत जो है वो दवाई निर्मित करने में तीसरा बड़ा देश है, यानी दवाइयाँ निर्मित करने में भारत जो है वो तीसरा बड़ा देश है। और भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है दवाइयों का, दूसरे देशों में भेजता है। ये तो पॉजिटिव फैक्ट्स हैं सारे के सारे, यानी हमारे पास अनुभव है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास नई नई तकनीकें हैं, हमारे पास चिकित्सा विज्ञान में बहुत सी उपलब्धियां हैं। इसके बावजूद अगर हम बात करें दूसरे कॉलम की, नेगेटिव फैक्ट्स की, तो भारत के अधिकांश जो डॉक्टर हैं वो शहरों में रहते हैं। इसी कारण ग्रामीण लोग जो हैं वो अपने इलाज के लिए उन तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर पहुंचते भी हैं तो बहुत लंबी दूरियां तय करनी पड़ती है। इसके बाद में ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा है और डॉक्टर हैं वो कम है, यानी हम ग्रामीण इलाकों में डॉक्टरों की संख्या है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं, यानी सभी डॉक्टर जो हैं वह शहरों की तरफ ही अग्रसर हो रहे हैं। इसके बाद में भारत में प्रति वर्ष करीब 5 लाख लोग जो हैं वो टीबी जैसी बीमारी से मर जाते हैं। इसके बाद में प्रति वर्ष मलेरिया के, यानी मलेरिया जो मच्छरों से होने वाली बीमारी है, इसके लगभग 20 लाख मामले सामने आते हैं प्रति वर्ष। इसके बाद में भारत में जो टोटल बच्चे हैं उनमें से
आधे बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, जिससे वे अल्पपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जो मैंने प्रस्तुत किए। यानी सरकार जो है वो सबका इलाज करने में समर्थ है भारत में, यानी उसके पास अनुभव है। हमारे पास अनुभव की कमी नहीं है, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास वो रिसोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी और हम समर्थ हैं। हम एक बहुत, हमारी जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से को ये स्वास्थ्य सेवाएं देने में हम समर्थ हैं, लेकिन फिर भी दूसरा कॉलम ये दिखाता है कि सरकार जो है वो अपना काम करने में, यानी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। तो ये भारत में कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं, वो सेवाएं थी। इसके बाद में जो हम अगले टॉपिक पर बात करें वो है सार्वजनिक व निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। अब देखो, हम बात करते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं क्या होती है और निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो क्या होती है। तो हम एक पक्ष में लिखते हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा, दूसरे में लिखते हैं निजी स्वास्थ्य सेवा। देखो, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा का मतलब ये है कि इसे सरकार द्वारा चलाया जाता है। यानी सार्वजनिक जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन्हें कौन चलाती है? उन्हें सरकार चलाती है। हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, ये हर प्रकार की बीमारी का इलाज करने में सक्षम होती हैं। यानी हर प्रकार की बीमारी का जो इलाज है वो ये सार्वजनिक सेवाएं हैं वो करती हैं, यानी छोटी से छोटी बीमारी हो या बड़ी से बड़ी बीमारी हो। यहाँ पर जो सरकार है वो हर एक गांव में या हर एक ग्राम में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी हर एक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो सरकार ने ओपन कर रखा है। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक नर्स होती है और एक जो है वो स्वास्थ्य सेवक होता है। एक तो नर्स होती है और एक स्वास्थ्य सेवक होता है। ये दोनों जो सरकारी अस्पताल होता है उसके डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। यानी एक जो कस्बा होता है, कस्बे के अंदर सरकारी अस्पताल होता है, तो सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में ये कार्य करते हैं। इन्हें जो सामान्य बीमारियां हैं उनका इलाज करने का प्रशिक्षण ही मिलता है और ये सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं उनकी देखरेख में कार्य करते हैं। सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो जो आपका जिला अस्पताल है, जिला अस्पताल उस जिला अस्पताल के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करता है।
अब सार्वजनिक सेवाओं को सार्वजनिक करने के कारण क्या क्या हैं, यानी क्यों इन्हें सार्वजनिक सेवाएं हैं वो कहा जाता है। तो सार्वजनिक सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें कौन चलाती है? सबसे पहले तो यही है कि सरकार इन्हें चलाती है। फिर इसके लिए जो फंड आता है, यानी पैसे जो आते हैं इन्हें चलाने के लिए, वो पैसे हम जो टैक्स देते हैं सरकार को, हम जो टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स में से आता है। तो इसीलिए भी ये सार्वजनिक सेवाएं हैं वो कहलाती हैं। अब इधर बात करें हम निजी स्वास्थ्य सेवाओं की, तो निजी का मतलब ये होता है कि या तो किसी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने अपने मुनाफे के लिए ये जो सेवाएं हैं वो चला रखी हैं। यानी या तो कोई व्यक्ति होता है या फिर कोई कंपनी हो सकती है जो ये निजी सेवाओं को चलाती है, यानी ये दोनों ही इन्हें ऑन कर सकते हैं। पर्सनल लाभ के लिए ऐसे कई सरकारी डॉक्टर भी होते हैं जो सरकारी अस्पताल में अपनी ड्यूटी पूर्ण होने के बाद अपना क्लिनिक खोल लेते हैं, अपना प्राइवेट अस्पताल खोल लेते हैं। और कई डॉक्टर तो ऐसे भी होते हैं जो सरकारी अस्पताल में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं मरीजों पर, और प्राइवेट जो हॉस्पिटल है उसमें वो अच्छे से कार्य करते हैं क्योंकि वहाँ पर उनको मुनाफा होता है। तो सार्वजनिक और स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो इस प्रकार से होती हैं, यानी इन्हें तो कोई व्यक्ति या कंपनी चलाती है। आजकल तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उन कंपनियों ने दवाखाने खोल रखे हैं, यानी दवाइयों की दुकानें खोल रखी हैं। और भारत के कोने कोने में ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपना आधिपत्य हो लगातार जमाता जा रहा है। इसके बाद में जो अगला हम बात करें, इसी में मैं आपको एक कहानी बताऊं कि एनसीईआरटी ने एक कहानी दे रखी है। कहानी क्या है वो, कि पश्चिम बंगाल की बात है। पश्चिम बंगाल में एक व्यक्ति हाकिम शेख नाम का, और ये हाकिम शेख जो है वो पश्चिम बंगाल की जो खेतीहर मजदूरों की एक समिति है उसका सदस्य है। और ये एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहा था और ट्रेन में सफ़र करते करते ही ये ट्रेन से नीचे गिर गया, और जैसे ये नीचे गिरा ट्रेन से तो इसके सिर में गंभीर चोट आ गई, और वो चोट जैसे आई तो इसको तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। इसे कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उस सरकारी अस्पताल में इसे भर्ती करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई बेड खाली नहीं था और इसका इलाज करने के लिए जो पर्याप्त संसाधन है वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, यानी कोई डॉक्टर भी नहीं था वहाँ पर। इसी प्रकार इसे 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों में 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पतालों के अंदर ले जाया गया। लेकिन किसी ने भी इसे भर्ती नहीं किया। फिर इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया और इसका इलाज है वो वहाँ पर हुआ। इस बात से इसने नाराज़ होकर, जैसे ये ठीक हुआ तो इसने इन 8 सरकारी अस्पतालों से नाराज़ होकर कोर्ट में केस कर दिया। और फिर सरकार ने जो है वो कोर्ट ने जो है वो फैसला सुनाया कि सरकार का कर्तव्य है कि वो लोगों का हित सुनिश्चित करे और उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो प्रदान करें। और इस केस में जो हाकिम शेख का केस है इसमें सरकार की वजह से इसे काफ़ी नुकसान हुआ, और अगर इसका टाइम पर इलाज नहीं होता तो इसकी जान जाने की संभावना थी।
तो सरकार जो है वो अपना काम है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ करे और हाकिम शेख को उस प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना भी खर्चा हुआ उस खर्चे की भरपाई है वो गवर्नमेंट करे, यानी इससे कंपनसेशन है वो दिलवाया गया राज्य सरकार से। यानी अदालत जो है उसने कहा कि गवर्नमेंट का प्राथमिक कर्तव्य ये बनता है कि वो लोगों के हित को सुनिश्चित करे और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे ताकि लोगों को जीवन जीने में है वो ज़्यादा कठिनाइयाँ ना उठानी पड़े। इसके बाद में हम बात करें करेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। स्वास्थ्य सेवा और समानता। स्वास्थ्य सेवा और समानता। अब देखो स्वास्थ्य सेवा जो है वो सार्वजनिक और निजी दोनों है। हम बात करें कि भारत में जो है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा जो है वो तो निजी स्वास्थ्य सेवा जो है वो तो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन सार्वजनिक जो सेवा है वो ऐसा नहीं है कि बढ़ नहीं रही है, लेकिन बहुत कम, यानी निजी स्वास्थ्य सेवा के कंपैरिजन में बहुत कम बढ़ रही है। इसी कारण से लोगों को जो है वो अच्छी स्वास्थ्य सेवा है वो मिल नहीं रही है। अच्छा, निजी स्वास्थ्य सेवा जो है वो लगातार बढ़ रही है और लोगों को अगर अच्छी स्वास्थ्य सेवा लेनी है तो उन्हें निजी स्वास्थ्य सेवा के पास जाना होता है और यहाँ पर उनसे बहुत पैसा लिया जाता है। यानी जो भी लोग यहाँ पर जाते हैं उनसे बहुत ही एक्सपेंसिव चार्ज जो हैं वो लगाते हैं ये लोग। एक अध्ययन में पाया गया कि हमारी जो जनसंख्या है इस जनसंख्या के 20% जो लोग हैं वो ही दवाइयों का खर्च उठा पाते हैं। यानी दवाइयों का जो खर्च है वो 20% लोग हैं वही उठा पाते हैं। जिन व्यक्तियों को हम गरीब नहीं मानते हैं उनको भी बहुत कठिनाइयाँ होती हैं इन दवाइयों का खर्च उठाने में। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमारी के कारण या चोट के कारण अगर अस्पताल में भर्ती हो गया तो फिर या तो उन्हें उधार लेने पड़ते हैं पैसे लेने पड़ते हैं या फिर अपनी संपत्ति है वो बेचनी पड़ती है। यानी या तो पैसे उधार लेते हैं या फिर संपत्ति बेचते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनको एक तो ये समस्या है कि उन्हें अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, ऊपर से एक तो बीमारी उनकी टेंशन बनती जा रही है, दूसरी ओर से उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, ये उनकी दूसरी टेंशन है। यानी पहले से तो वो बीमारियों के कारण परेशान है, दूसरा पैसे के कारण फिर परेशान है। तो जीवन जीने के अधिकार में यानी जो मूलभूत आवश्यकता जो है हमारी जीवन जीने की, उसमें तो हम ना लोगों को स्वच्छ जल प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, ना उन्हें रहने की जगह दे पा रहे हैं, ना उन्हें अच्छा वातावरण मिल रहा है, प्रदूषण रहित वातावरण उन्हें नहीं मिल रहा है। तो इस सारी समस्याओं से उनका स्वास्थ्य जो है वो बिगड़ने की संभावना रहती है। और फिर अगर उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो तो मिलती नहीं हैं। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलें तो ये तो निःशुल्क या फिर
बहुत कम कीमत पर इलाज करें, या तो निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर इलाज करें। लेकिन यहाँ पर जो है उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी मिलती नहीं है, इसलिए वो निजी स्वास्थ्य सेवाओं का रुख करते हैं। और यहाँ पर जैसे वो जाते हैं तो उनसे बहुत सारा पैसा लिया जाता है और उनकी दवाइयों का खर्च इतना होता है कि पूरी जनसंख्या के 20% लोग ही जो हैं उन दवाइयों का खर्चा उठाने में सक्षम होते हैं। जिन लोगों को हम गरीब नहीं समझते हैं वो भी कठिनाइयाँ महसूस करते हैं। और अगर कोई चोट या बीमारी के कारण भर्ती हो जाता है तो उन्हें तो जाहिर सी बात है या तो पैसे उधार लेने पड़ेंगे या अपनी संपत्ति है वो सेल करनी पड़ेगी। इसी समस्या का समाधान करने के लिए हमारा जो आयुर्विज्ञान है, आयुर्विज्ञान परिषद, आयुर्विज्ञान परिषद ने कहा कि अगर प्रत्येक जो चिकित्सक है अगर वो जेनेरिक मेडिसिन लिखे पर्ची में, यानी कोई भी जो बीमार व्यक्ति है उसे वो दवाई देते हैं तो पर्ची के अंदर जेनेरिक मेडिसिन लिखे, जेनेरिक दवाई का नाम, तो लोगों की जेब पर जो है वो भार कम होगा। अब ये जेनेरिक मेडिसिन क्या होती है? जेनेरिक मेडिसिन जो है वो ये होती है कि उस दवाई से किसी भी कंपनी का टाई अप नहीं होता है। यानी होता क्या है कि कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है वो अपनी दवाइयां सेल करने के लिए डॉक्टरों को कहती हैं और डॉक्टर हैं जो हैं वो उन्हीं कंपनियों की दवाई जो है वो पर्ची पर लिख कर दे देते हैं। तो आयुर्विज्ञान ने, जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद है, उसने कहा कि प्रत्येक जो चिकित्सक है यानी डॉक्टर जो है वो पर्ची में केवल जेनेरिक मेडिसिन का नाम लिखे, यानी वो किसी भी कंपनी के द्वारा बनाई गई नहीं हो, यानी उस पर किसी कंपनी का पर्सनल लोगो ना लगा हो, ताकि एडवर्टाइजमेंट का पैसा है वो उन गरीब लोगों की जेब से ना जाए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है। यानी इन स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा बनाने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? तो यहां पर हम दो एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो है केरल का। केरल जो राज्य है उसने 1996 के अंदर उसका जो बजट था, 1996 में जो उसका टोटल बजट था उस टोटल बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। यानी जो भी उसका टोटल बजट था, जितना भी करोड़, उसका जो 40% यानी 40% जो है वो पंचायतों को दे दिया। और पंचायतों को कहा कि आप जो है वो लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता है, यानी लोगों के जो कल्याण के लिए जो कार्य हैं, यानी उन्हें अच्छी शिक्षा देना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, स्वास्थ्य सुविधा, महिला विकास, जल से संबंधित समस्या, सड़कें, बिजली, इन सभी की आपूर्ति के लिए केरल सरकार ने पंचायतों को अपने बजट का 40% जो है वो दे दिया। और बाद में उसकी जांच हुई तो काफ़ी हद तक उनमें सुधार पाया गया। तो इस प्रकार की जो स्कीम या फिर इस प्रकार का जो काम करके भी जो है हम स्वास्थ्य सेवाओं को और अच्छा कर सकते हैं, या लोक कल्याण के जो कार्य हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। एक मैं एग्जांपल आपको बताऊं कोस्टेरिया का, कोस्टारिका।
एक कोस्टारिका देश है जो मध्य अमेरिका का है। कोस्टारिका जो देश है वो मध्य अमेरिका का है और ये कोस्टारिका जो है वो विश्व में सबसे स्वस्थ देश है, यानी विश्व का सबसे स्वस्थ देश। सबसे स्वस्थ देश माना जाता है और कोस्टारिका ने अपने संविधान में ये चीज़ मेंशन कर रही है कि सबसे पहले जो है वो लोगों का स्वास्थ्य है। कोस्टारिका ने एक निर्णय लिया कि हम देश में सेना नहीं रखेंगे और सेना पे जो खर्च किया जाता है उस धन को लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करेंगे, क्योंकि कोस्टारिका का मानना था कि अगर देश में विकास चाहिए आपको तो देश के जो नागरिक हैं वो स्वस्थ होने ज़रूरी हैं, यानी अगर देश के नागरिक स्वस्थ ही नहीं होंगे तो देश है वो विकास नहीं कर सकता, यानी उन्हें एक स्वस्थ देश चाहिए था। यानी उसके देश के सभी देशवासी जो हैं वो स्वस्थ होने चाहिए और उन्होंने अपनी सेना को हटाकर सारा का सारा जो पैसा है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर दिया। स्वास्थ्य सेवाएं। अब इस बात से मैं ये नहीं कहता कि हम भी इस प्रकार की जो है वो क्रिया करें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से जो काम हम कर सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं में, यानी हम किसी प्रकार से कमज़ोर तो नहीं हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़ा हुआ तो नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं में भारत जो है वो मेडिकल कॉलेज वाला सबसे नंबर 1 देश है। यहाँ पर सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। फिर भी जो है हम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी होगी। आज की जो क्लास है वो हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका जो भी इसमें डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं और इसमें कोई आपका सुझाव हो कि गवर्नमेंट है वो स्वास्थ्य सेवाओं में और क्या कर सकती है, तो वो सुझाव भी आप है वो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।